स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन की पर्टिकुलर सीरीज़ को। तो इस क्विक रिवीजन की पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर जो हमारा लास्ट वीडियो था, जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया था, और ये उसी का एक सेकंड पार्ट है। और यहाँ पर इस सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली, मैं अगर जो कहूँ तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, उसकी जो भी विंग्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। WTO को डिस्कस करने वाले हैं हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ के बारे में भी हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे ISA के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा इस पर्टिकुलर सेशन का, वो रहेगा नाम। तो नाम यहाँ पर क्या है, बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट है। तो इन 5 टॉपिक्स को लेकर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग नाम से ही स्टार्ट करते हैं, या चलिए नाम से ही स्टार्ट करते हैं, जो मैंने लास्ट में आपको बोला है। सो दैट इज नाम, NAM। ये क्या होता है, इसके फुल फॉर्म की बात करूं मैं अगर जो, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसके बारे में अगर जो हम बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, और बेसिकली आप कह सकते हैं था इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है यहाँ पर। ठीक है, नाम का। अब यहाँ पर इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें, इसकी फाउंडेशन जो रखी गई थी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर नाम की फाउंडेशन रखी गई है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इस्टेब्लिश करना है एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ हैं, जो मतलब बेसिकली यहाँ पर मेंबर्स नहीं हैं, जो छूटी हुई कंट्रीज़ हैं, उन लोगों कंट्रीज़ को यहाँ पर लेकर एक इकोनॉमिक ऑर्डर को क्रिएट करना, वो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये चीज़ें वर्क कर रही हैं ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पंचशील प्रिंसिपल, पंचशील के सिद्धांत पर या पंचशील प्रिंसिपल पर ये चीज़ें वर्क करेंगी। अब पंचशील प्रिंसिपल क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पंचशील प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक आता है टर्म म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है फॉर द टेरिटरी और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, दूसरा आता है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। ठीक है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब एक दूसरे की तरफ जो है वो एग्रेशन भाव जो है वो नहीं रखना है ना, मतलब एक विरोधाभास या फाइटिंग बिहेवियर एक तरीके से जिसे कहते हैं हम, वो नहीं रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस कहाँ पर, जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स, जो भी घरेलू मुद्दे देशों के चल रहे हैं, उनके बीच में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। दीज आर बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है इक्वालिटी। तो अब इस ग्रुप में या इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी चीज़ें या जो भी देश इन्वॉल्व रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, आइदर उनकी इकोनॉमी अच्छी है या कम है, बुरी है, वॉट जो भी कंडीशन है, इक्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके हैं किसके, पंचशील प्रिंसिपल के, जो कि ऑब्जेक्टिव है नाम का। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, इसके तहत। अब ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव और ये सब चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो एक अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना तो उद्देश्य था ही, साथ साथ एक जो सुपर पावर्स थी कोल्ड वॉर के दौरान। अब सुपर पावर्स कौन कौन सी थी कोल्ड वॉर के दौरान, एक थी USA और दूसरी थी आपकी रशिया या सोवियत यूनियन। ठीक है, रशिया और या सोवियत यूनियन। तो इनके अलावा जो अदर पावर्स हैं उनको भी उभर कर आना है, तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें शुरू की गई थी। ठीक,
अब मेंबर कंट्रीज़ की बात करें हम यहाँ पर नाम की, तो मेंबर कंट्रीज़ में यहाँ पर हम बात करते हैं मेंबर कंट्रीज़ की, मेंबर्स। तो यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें 121 जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इस 121 के अंदर 54 कंट्रीज़ जो हैं वो कहाँ की हैं, अफ्रीका की हैं। ठीक है, 54 के साथ साथ यहाँ पर 39 कंट्रीज़ कहाँ की हैं, एशिया की हैं, एशियन कॉन्टिनेंट की हैं। एंड 26 कंट्रीज़ जो है वो लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका या फिर आप कैरिबियन, ठीक है, इन एरियाज़ की आपको देखने को मिलेंगी। और 2 कंट्रीज़ आपकी कहाँ पर की हैं, यूरोप की है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो उन कंट्रीज़ को अलाइन किया गया जो किसी भी बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर या इकोनॉमिक अलाइंस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये तो मेंबर कंट्रीज़ हो गई। अब मेंबर कंट्रीज़ ये जितनी भी हुई हैं ये सारी मेंबर कंट्रीज़ इन टोटल बनाती हैं 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 55% पॉपुलेशन का हिस्सा इन कंट्रीज से आता है और बेसिकली इस ग्रुप में इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर एक, ये तो मेंबर कंट्रीज के साथ साथ एक ऑब्जर्वर कंट्रीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन सी हैं, मतलब कितनी है बेसिकली, कौन सी तो भाई देखिए बहुत सारी हैं तो उनको तो आप नहीं याद कर सकते, बट यहाँ पर 18 कंट्रीज जो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्री हैं और प्लस यहाँ पर 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड है फॉर द ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये पूछी जा सकती है या मतलब कब कौन सी चीज़ यहाँ पर हुई है। ठीक है, फाउंडिंग फादर की जब हम बात करते हैं तो इसको ज़रा रब करते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। फाउंडिंग फादर्स ऑफ नाम, फाउंडिंग फादर्स ऑफ नाम, तो यहाँ पर फाउंडिंग फादर्स की ऑफ नाम की जब हम बात करते हैं तो इसका जो पहला सबमिट है, फर्स्ट सबमिट ये होता है कहाँ पर, सर्बिया के अंदर होता है, एक जगह है सर्बिया, इन 1961 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट सबमिट यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो फाउंडिंग मेंबर्स या फाउंडिंग फादर्स की बात करें तो एक नाम आता है जोसेफ ब्रोज टीटो। तो ये नाम थोड़े से ध्यान रखने हैं, इफ़ इनकेस कभी पूछे जाए तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, गैमल अब्दुल नसीर, एक मेंबर और है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, भारत से। ठीक है, ये इंडिया से हैं, ये तो आपको पता ही लग गया। ये जो है नसीर ये आपके कहाँ से हैं, इजिप्ट से हैं। और टीटो जो हैं ये आपके युगोस्लाविया से हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्वामा नुक्रुमा, ये जो व्यक्ति हैं ये घाना से हैं। घाना अभी रिसेंटली आपको न्यूज़ में देखने को मिला होगा जहाँ पर प्रधानमंत्री ने विजिट किया है। सुकरानो एक प्लेस है जो कहाँ से है, सुकरानो जो है वो कहाँ से, इंडोनेशिया से है। ठीक है, तो दीज 5 मेंबर्स आर द बेसिकली फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड एज अ नाम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि नाम से रिलेटेड थे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जिसे हम कहते हैं ISA। ये क्या है आपका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इंडिया ने प्रमोट किया है। अभी देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव था या बेसिकली इसको लाने वाला जो था कंट्री वो था आपका इंडिया। इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इंडिया ने इनिशिएट किया है कि सोलर इंस्टॉलेशन की जाए ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली, बिकॉज जो आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है या फ्यूल है वो एक लिमिटेड है, तो इसलिए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर थोड़ा सा फोकस रखा जाए। ठीक है, अब इसके हेडक्वार्टर्स की जब बात करें तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, गुरुग्राम के अंदर हैं, गुरुग्राम दैट इज़ इन इंडिया, भारत के अंदर है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है यहाँ पर, वो ये है कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ ग्लोबल लीडर। इंडिया जो है वो क्या है, ग्लोबल लीडर है इन क्लीन एनर्जी के अंदर। जो ये क्लीन एनर्जी है इसके अंदर इंडिया इज़ अ ग्लोबल लीडर। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इस अलायंस का बेसिकली कहा जाए तो टारगेट है, वो टारगेट ये है कि 2070 तक, ठीक है, नेट नेचुरलिटी तक हम अटेन कर लें, न्यूट्रलिटी। मतलब जो है सोलर एनर्जी की जो पावर है, सन की जो पावर्स है, उनको हम मैक्सिमम या पूरी एक तरीके से अच्छे से यूटिलाइजेशन तक का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आईएसए के। और इसी में अगर जो हम बात करें, इसकी जो शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग कब होती है, इन 2015 के अंदर, 2015 में इसकी शुरुआत होती है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम पर इंडिया एंड फ्रांस, इन दो कंट्रीज़ ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है वो बेसिकली शुरुआत करी थी, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कोप 21 आपका UNFCCC, इसके द्वारा जो आयोजित किया गया, कहाँ पर, पेरिस के अंदर, ठीक है। तो कोप 21 जो पेरिस के अंदर आयोजित किया गया था, वहाँ पर इस चीज़ का बेसिकली स्टार्टिंग की जाती है। अब यहाँ पर ये जो है, इस टर्म का फुल फॉर्म भी समहाउ कभी कभी पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अब कोप 20 की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो अडॉप्ट करता है, यहाँ पर अडॉप्टेड किया जाता है बाई 121 कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे क्या किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा बाई बिलो, बेसिकली नॉट बाई, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस तक उसको लिमिट किया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि कभी पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग जो लिमिट है वो कितनी रखी गई है, 2 डिग्री सेल्सियस रखी गई है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब इस पर्टिकुलर कोप 21 को जो है ऑफिशियली किस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑफिशियली कॉल्ड एज अ ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2017, ठीक है। सो ये इस नाम से भी कई बार होता है कि कई सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो एक अलग नाम से ही जाने जाते हैं, उनको अलग नाम से पहचान मिलती है, उनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक। अब यहाँ पर जो है, इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें, ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, ISA, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रमोट करना है एफिशिएंट यूज़ ऑफ व्हाट वी कॉल्ड सोलर एनर्जी का एफिशिएंटली हमें यूज़ करना है उसके लिए। और साथ साथ इसके तो ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अगर जो हम कंसिडर यहाँ पर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती है आपकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंस, कैपेसिटी, एंड यहाँ पर आ गया आपका एनर्जी सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको रिड्यूस करना है डिपेंडेंस ऑन बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स पर, जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करना, यहाँ पर एक बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करें अगर जो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो नोडल मिनिस्ट्री है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये मिनिस्ट्री बेसिकली इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अब एट प्रेजेंट की हम बात करें, एट प्रेजेंट
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर 104 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड जितने भी ऑल द मेंबर स्टेट्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के, वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 104th जो कंट्री है उसका नाम इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सी है? दैट इज़ कॉल्ड एज अर्मेनिया। अर्मेनिया ने अभी रिसेंटली इसको 104th कंट्री के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर ज्वाइन किया है, ठीक। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट की इनिशिएटिव्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वी कॉल की इनिशिएटिव्स को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला की इनिशिएटिव है स्टार सी, ठीक है। स्टार सी का मतलब हो गया कि सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार सी। ये इसके साथ तहत जो है वो बनाया गया है, इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। एक और ऑब्जेक्टिव रहा है कि वन सन, एक सन है, वन वर्ल्ड है यहाँ पर, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ये भी कई बार आपको यहाँ पर इसकी थीम, मोटो, इस टर्म में भी कई बार आपने सुना होगा, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है एक ग्लोबल सोलर फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश करनी है, जिसके तहत मीगा सोलर फैसिलिटी भी बनेगी, सोलर फैसिलिटी भी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है कि इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाएगा। बेसिकली एक होता है ना कि चीज़ों को जब आप एक टर्म्स में या एक डे के रूप में जब मनाना चालू करते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट और थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ जाती है, ठीक है। अब ISA के जब हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी टुवर्ड्स इसकी एक स्ट्रेटजी है, 1000 स्ट्रेटजी, दैट इज कॉल्ड एज अ टुवर्ड 1000 स्ट्रेटजी। तो इस 1000 स्ट्रेटजी के तहत जो है USD में 1000 बिलियन डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे ऑन सोलर एनर्जी पे बाय 2030 तक, 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर्स को खर्च करने का एक टारगेट है यहाँ पर, ठीक है। और एनर्जी को जो इस मतलब यहाँ से सोलर एनर्जी से जो पावर मिलेगी उसको लगभग 1000 लोगों तक पहुँचाने का भी टारगेट है। सॉरी, 1000 मिलियन लोगों तक, नॉट 1000 मिलियन पीपल्स तक भी इसको पहुँचाने का टारगेट है। साथ ही साथ 1000 गीगावाट का जो सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन है, एनर्जी का इंस्टॉलेशन, ये भी आपको यहाँ पर करने को देखने को मिलेगा, ठीक। साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि मिटिगेट करना है, ग्लोबल सोलर इमिशन को, ठीक है, जो कि 1000 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो पर ईयर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम बात करें टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, उसके अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड हैं। एक है कि 1000 बिलियन डॉलर 2030 तक खर्च करना है, 1000 मिलियन पॉपुलेशन तक इस पावर से जो भी मतलब सोलर एनर्जी से जो भी पावर मिलेगी उसको वहाँ तक पहुँचाना है, उनके पास तक, ठीक है। 1000 गीगावाट्स की सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना है और मिटिगेशन आपको करना है 1000 मेट्रिक टन तक जो कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी अगली ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सो दैट इज़ कॉल्ड एज यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ, ठीक है, द कॉमनवेल्थ। इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ मेंबर, इंडिया यहाँ पर मेंबर है आफ्टर बेसिकली 1947 का जो 1947 के बाद इंडिया विल बिकम द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब ये जो कॉमनवेल्थ है इसकी जो शुरुआत होती है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड, ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है 1926 से, ठीक है। और इसको नाम रखा जाता है यहाँ पर ब्रिटिश कॉमन, 1926 की बात है तो ब्रिटिश कॉमन वेल्थ ऑफ नेशन,
तो इस नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर शुरू किया जाता है और इन 1949 के अंदर, ठीक है, इसका मॉडर्न कॉमनवेल्थ नेम या फिर इसे लंदन डिक्लेरेशन के नाम से रीनेम होता है। लंदन डिक्लेरेशन के नाम से इसे रीनेम किया जाता है या फिर इसे मॉडर्न कॉमनवेल्थ के नाम से मतलब जाना जाता है, ठीक है। इस कंट्री को मैं सॉरी इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकती है, ठीक। अभी रिसेंटली अगर जो बात करूँ 2022 के अंदर एक कंट्री है दैट इज़ कॉल्ड एज अ गैबन टैगो। ये दो कंट्रीज़ ने इसे 2022 में ज्वाइन किया है, ठीक। अब इंडिया जो है एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस हिसाब से अगर जो मैं बात करूँ तो इंडिया जो है ये आपका लार्जेस्ट मेंबर है यहाँ पर, लार्जेस्ट मेंबर है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन साइज, ठीक। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर जो मैं बात करूँ तो कॉमनवेल्थ में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसका 60% पॉपुलेशन साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत का है शेयर बनता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कॉमनवेल्थ वो भी भारत का हिस्सा रहता है, ठीक है। और इसी के तहत कॉमनवेल्थ गेम्स जो है आपने सुने होंगे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे, दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर ये आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें तो कॉमनवेल्थ का एक चार्टर है, ठीक है। सो देयर इज़ अ चार्टर ऑफ कॉमन, मैं इसको कॉमनवेल्थ को CW लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेगी यहाँ पर। कॉमनवेल्थ का जो चार्टर है, चार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ चार्टर, ये इसकी जो मेन काम है कि अपहोल्ड करना है वैल्यूज़ को, एस्पिरेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ को, और मेन फोकस रखना है, की फोकस जो बेसिकली हम यहाँ पर बात करें तो की फोकस पॉइंट है यहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर, पीस को लेकर, दैट इज शांति को लेकर, साथ में क्लाइमेट चेंज भी आपका यहाँ पर एक मुद्दा रहेगा, क्लाइमेट चेंज। साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपमेंट का एक पॉइंट, और लास्ट यहाँ पर हम बात करें ट्रेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फोकस पॉइंट हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर जो मैं बात करूँ इस ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप की, मतलब बेसिकली मेंबरशिप के बारे में अगर जो हम यहाँ पर डिस्कस करें तो मेंबरशिप के लिए देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अगर जो मेंबरशिप की, ठीक है। तो मेंबरशिप के अंदर यहाँ पर वॉलेंट्री एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है 56 कंट्रीज़ का इनिशियली जब ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मेनली यहाँ पर जो मेनली कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर थी, मेनली जो कंट्री थी वो थी आपकी ब्रिटिश कॉलोनीज़। क्योंकि देखिए ब्रिटिश कॉलोनीज़ इसलिए थी क्योंकि इसे स्टार्ट किसने किया था, ब्रिटिश ने किया था, या ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1926 में किया था। उस टाइम पर दुनिया की मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ का हिस्सा थी या ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरियाज थी, जिसके अंदर इस 56 कंट्रीज़ में 21 अफ्रीकन कंट्रीज़ थी आपकी, 8 एशियन कंट्रीज़ थी, एशिया की कंट्रीज़, दैट इज़ अफ्रीका, ठीक है, एंड 3 थी यूरोप की कंट्रीज़, एंड यहाँ पर पैसिफिक एरियाज जो है आपका वहाँ की जो है लगभग 11 कंट्रीज़ थी, ठीक है। एंड अमेरिका की जो कॉलोनीज़ थी, अमेरिकन कॉलोनीज़ का जो एरिया था, मतलब वहाँ की जो कंट्रीज़ का नंबर्स था वो था आपका यहाँ पर 13, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक जगह है दैट इज़ कॉल्ड एज ए नाउरू जो एक देश है वो भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है, और जो आपकी स्मॉलेस्ट कंट्री है यहाँ पर इंक्लूड है, स्मॉलेस्ट कंट्री, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 10,000 के आसपास है, ठीक है। अब ये वही वाला देश है जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे देश गए जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर विजिट करके आए, तो ये वही देश है। तो आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका,
ठीक है। सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द कॉमनवेल्थ, जिसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर WTO की। WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, दैट इज इन जिनेवा के अंदर है, ठीक है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है आपके यहाँ पर, ठीक है। मेंबर कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, दैट इज़ मेंबर कंट्रीज़, सो 166 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एज ऑफ 2024 की बात करूँ तो 2024 के डाटा के अनुसार 166 कंट्रीज़ यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कब स्थापना हुई थी इसकी, तो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1995 में, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसे कहते थे GATT, ठीक है, गैट। ये था, गैट का मतलब था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये बेसिकली इसका मीनिंग हुआ करता था, ठीक है। जो कि 1948 में बनी थी। गैट को रीनेम करके बनाया गया WTO। गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इंडिया इज़ ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है यहाँ पर क्या है, फाउंडिंग मेंबर है WTO का, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि रिपोर्ट्स, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो WTO पब्लिश करता है। कई बार एग्जाम्स में डिफरेंट फॉर्मेट्स में ये चीज़ पूछी जाती है। सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो कहलाती है आपकी वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, तो ये पब्लिश करी जाती है किसके द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड WTO। फिर आती है एक वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल दैट इज़ रिव्यू, ठीक है, ये पब्लिश किया जाता है भी इसके द्वारा, WTO के द्वारा। और एक आता है ग्लोबल आउटलुक, ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, तो ये भी पब्लिश की जाती है रिपोर्ट उसके द्वारा, किसके द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज द WTO। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट वर्ल्ड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारा कंसर्न इतने से ही काम चल जाएगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पर 2024 के अंदर 2024 में, ठीक है, एनिवर्सरी मनाई गई है WTO की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ, इस एनिवर्सरी को एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ मर्केश एग्रीमेंट। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, मर्केश एग्रीमेंट, ठीक, जो कि 2024 में ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक। अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अगर जो, तो ऑब्जेक्टिव में आप ये कह सकते हैं कि ओपन ट्रेड जो है, ओपन ट्रेड फॉर ऑल मेंबर्स, जो ऑल भी बेनिफिशियरी मेंबर्स हैं, जो बेसिकली इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ट्रेड ओपन होगा चारों तरफ से। मतलब उनके लिए रूल जो है वो, रूल ऑफ ट्रेड जो है वो नेशंस के बीच में इजीली अवेलेबल होंगे, इजीली डिस्कसेबल होंगे, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ एक और पॉइंट की, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में अगर जो हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। एक तो पहली बात तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री बेसिकली हिंदी में कहेंगे, या जो भी ट्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर हैं देशों के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती है। ये एक हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जिनकी मीटिंग एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में ये मीटिंग होना अनिवार्य है या होती है आमतौर पे। इफ़ इन केस कोई आपदा, या जैसे कोविड का टाइम था तो उस टाइम पर हुई, बट उस टाइम पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है, बाकी मीटिंग होती रहती है। यहाँ पर एक होती है, इसके साथ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो गई, इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, वो होती है आपकी जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल, तो जनरल काउंसिल के अंदर क्या होता है कि कई सारे डिसीजन मेकिंग होती है आपकी, डिसीजन मेकिंग, डिस्प्यूट अगर जो किसी देश के बीच में
आ गया है किसी पॉइंट को लेके, उसको सेटल किया जाता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी मतलब जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसको रिव्यू करने का, मतलब उस लॉ एंड ऑर्डर्स जो भी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से रहता है। और ये जो मीटिंग है इनकी, ये रेगुलर होती रहती है, रेगुलर होती रहती है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े तब मुलाकात हो जाती है, ऐसा नहीं कि हर 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में। वेन एवर द रिक्वायरमेंट कम्स दे विल मीट, ठीक। अब ये तो हो गया WTO। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, इससे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में हम बात करें तो सॉरी, ये तो मिट गया है, यूनाइटेड नेशन, ठीक। तो यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन का इंडिया जो है यहाँ पर क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर है यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है और साथ ही साथ यहाँ पर इतने मेंबर्स कितने हैं, 193 कंट्रीज़ जो है यहाँ पर आपको मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी यूनाइटेड नेशन की। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ वो है कि वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड का पीस मतलब वर्ल्ड की शांति एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन डे, यहाँ पर डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, डे सेलिब्रेट होता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी बेसिकली, ये इस्टेब्लिशमेंट डेट है। और इसी डेट में UN डे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क दैट इज़ इन USA के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, एक तो होती है वोटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वोटिंग के बारे में। तो वोटिंग जो है, हर मेंबर, जितने 193 मेंबर हैं, ईच हैव 1 वोट, मतलब हर मेंबर एक वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है। अब कोई इंपॉर्टेंट इशू है, अगर जो सम इंपॉर्टेंट इशू के लिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी चाहिए होगी वो चाहिए होगी 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर आपको चाहिए। अगर जो कोई इंपॉर्टेंट इशू है तो उसमें आपको वोटिंग करानी है तो उसके लिए, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें, वोटिंग के बाद हम बात करते हैं मीटिंग की, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स। तो यहाँ पर जो मीटिंग्स हैं वो रेगुलर एनुअल सेशन आपको देखने को मिलेंगे, एनुअल सेशंस होते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो हर 6 महीने में एटलीस्ट हर 6 महीने कम से कम उनको एक बार मीट करना है, तो वही यहाँ पर होता है। और यहाँ पर रेगुलर सेशन तो हो ही रहा है, बट यहाँ पर स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है अगर जो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करें इसके साथ साथ इसकी जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी जो अध्यक्षता है, ठीक, वो जो है वो रोटेट करती है एनुअली, ठीक है। मान लीजिए इस साल 2024 में फॉर एन एग्जांपल इंडिया के पास है, तो अगले साल वो प्रेसिडेंसी जो है वो पाकिस्तान के पास जा सकती है, भूटान के पास जा सकती है, किसी के पास जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कि जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 6 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ऑर्गन्स है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन्स, अंग है। वो कौन कौन से हैं? एक तो इसमें से है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन इज दैट यूनाइटेड नेशन सॉरी दैट इज इको, एक सेकेंड, इसको जरा एक सेकेंड, इकोस्कॉक,
सॉक, ठीक है, हाँ, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये हो गया। और एक हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और यहाँ पर आता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, हेग के अंदर है। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर है, नीदरलैंड में है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट आता है यूएन सेक्रेटेरिएट, तो ये बेसिकली सिक्स बेसिकली जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ की। और यहाँ पर अगर जो हम थोड़ा सा डिटेल में अगर जो देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, यूएनएससी को, तो यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर बॉडी है ये आपकी, 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं, यहाँ पर परमानेंट हैं, और 10 जो हैं वो आपके क्या हैं, टेम्परेरी हैं बेसिकली 2 साल के लिए ये चुने जाते हैं, 2 ईयर पीरियड के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। 5 मेंबर्स जो परमानेंट है इनके पास वीटो पावर है, क्या है, वीटो पावर है। और ये 5 मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एक है आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट हैं, बाकी आपकी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक। रिसेंटली की मैं बात करूँ, एज ऑफ 2025, एज ऑफ 2025 के अनुसार यहाँ पर जो 10 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनको अभी रिसेंटली मेंबरशिप मिली है अगले 2 साल के लिए, ठीक है, उनकी बात करूँ तो उसमें आएगा एक आपका डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया, सोमालिया, ठीक है। आपने ये रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता या चेयरमैनशिप मिली है इस साल, बिकॉज ये चेयरमैनशिप रोटेशन के साथ चलती है। तो पाकिस्तान यहाँ पर यूएनएससी का मेंबर है 2 ईयर का, तो इस वजह से यहाँ पर इसको चुना गया है। और ये चुनाव होता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर, ठीक है, जो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आता है उस हिसाब से यहाँ पर चुनाव होता है देश का, ठीक है। तो दिस वॉज द ओनली कोइंसिडेंस, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इंडिया जो है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है यूएनएससी का 8 बार 8 टाइम्स मेंबर बन चुके। देखिए देश इतने सारे हैं तो 15 ही मेंबर हैं, 5 तो 15 फिक्स हैं, अपने 10 मेंबर्स अपने रोटेशन में रहते हैं। तो भारत जो है 8 बार यहाँ पर मेंबर रह चुका है। 8 बार का मतलब हो गया 16 ईयर्स तक ये मेंबर रह चुका है कुल मिला के। पहला मेंबर जो है पहली बार जब ये मेंबर बना था भारत, वो 1950 से लेके 1951 तक बना था ये। और जो लास्ट आपका बना है मेंबर, वो बना है 2021 टू 2022 तक। तो ये लास्ट मेंबरशिप रही है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के यूएनएससी के अंदर भारत की, ठीक है। ये था यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ चीज़ें। अब इसके साथ साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यह है यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। समहाउ कभी पूछा जाता है। दिस इज ऑल्सो द यूएन एजेंसी है, ये भी यूनाइटेड नेशन की ही एक पार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई प्रमोट करना है हमें, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ तो करेंगे हम, प्रमोट तो करेंगे। क्या प्रमोट करना है, एजुकेशन प्रमोट करनी है, साथ साथ साइंस को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रमोट करने की बात करी गई थी। ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये 1945 में इसकी स्थापना की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हेडक्वार्टर्स जो हैं इसके कहाँ पर हैं, पेरिस के अंदर है, पेरिस दैट इज़ इन फ्रांस के अंदर है। मेंबर कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो मेंबर कंट्रीज़ में 194 कंट्रीज़ यहाँ पर मेंबर हैं, और इसके साथ साथ 12 एसोसिएटेड मेंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक। भारत जो है, इंडिया, ये 1945 में बना था, 1946 से यहाँ पर आपका मेंबर है यूनेस्को का बेसिकली, ठीक है। अब यूनेस्को की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यूनेस्को जो है एक स्टेटस देता है, यूनेस्को एक स्टेटस देता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ये वर्ल्ड हेरिटेज, सॉरी नॉट WHO, दिस इज
वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये स्टेटस देता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये एक स्टेटस बेसिकली दिया जाता है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा स्थान, प्लेस, एनीथिंग जो कि दुनिया में एक अलग वैल्यू रखता है, तो उसको यहाँ पर ये चीज़ें दी जाती हैं। एक्सनेशनल, कल्चरल या नेचुरल सिग्निफिकेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर जो हम बात करें तो एज ऑफ 2025 दुनिया में 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, इन 168 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक। अब इनमें से लगभग 952, हाँ 952 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 231 नेचुरल हैं आपकी यहाँ पर नेचुरल डेट बेस, जिसके लिए आपका नेशनल पार्क्स हो गया, कोई वाटरफॉल है, इस तरीके की चीज़ें, और 40 जो हैं वो यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड हैं, ठीक है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर जो हम बात करें यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। तो यहाँ पर भारत एक्टिव मेंबर है, कहाँ से, कब से, 1977 से, ठीक है। ये बना कब था, 45 में मेंबर बन गया था, एक्टिव था, मतलब ठीक है मेंबर बन गया, बट एक्टिवली पार्टिसिपेशन यहाँ पर 1977 से चालू होती है। इसके अनुसार 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के अंदर हैं, जिसमें 35 कल्चरल हैं एंड 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा भी आपको हल्का सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी हमारी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने बात करी है हमने WTO की, यूनेस्को की एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करी है, और क्या लिया था हमने यहाँ पर, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और साथ में हमने नाम को डिस्कस किया है। तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस को हमने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। अगले पार्ट के अंदर कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस या कई और सारे फैक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।